हेलो स्टूडेंट्स, आज 18 अगस्त 2020 बेटा नोटिफिकेशन आ चुका है कि जेई मेंस और नीट 2020 जो कई महीनों से टलता चला जा रहा था, अब ये हो गया है कि वो एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो हमें उसके लिए पूरी तरह से अब तैयार हो जाना चाहिए। कई महीने लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण लॉस हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि जेई मेंस और नीट 2020 में फ़िज़िक्स के 11th और 12th इन टॉपिक्स के या इन यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और वो क्या उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो एक वास्ट टॉपिक है और इस समय अगर हम लोग बात करें स्पेशली मेडिकल की, नीट की, तो जिस तरह से मेरिट खाई जा रही है, ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया है कि किस टॉपिक से एग्ज़ामिनर सवाल उठाएंगे। ऑलमोस्ट अगर आप पिछले 2-3 साल का पेपर उठा के देखो तो वो हर यूनिट से ही क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। तो हम लोग वीडियो को 2 स्टेप में लेंगे। पहले वीडियो में फ़िज़िक्स के क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में, उन चैप्टर्स में कौन से कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हमें अच्छे से सीखना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ़िज़िक्स में 11th के जो चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स का क्लास 11th का जो चैप्टर होता है डायमेंशंस का, एक आसान चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर। अगर मेडिकल के लिहाज से बात किया जाए, जेई मेंस के लिहाज से बात किया जाए, तो क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन इन जनरल आसान होता है। डायमेंशंस में इधर भी जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं आपसे, या किसी एक यूनिट में उन्होंने कोई हाइपोथेटिकल यूनिट मान ली और उसमें किसी क्वांटिटी का डायमेंशन अगर ये है तो दूसरे का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का दे दिया है, आपसे मोमेंटम का मांग लें या एनर्जी का मांग लें, या आपको कोई इक्वेशन बना के दे दिया जाए और उसमें आपसे ABCD वगैरह जैसे बना के A/B का डायमेंशन बताइए, एट सो ऑन। डायमेंशन के चैप्टर को कमांड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें फॉर्मूले सारे याद हों। फिज़िक्स के अगर हम फॉर्मूले याद रखते हैं तो ना सिर्फ डायमेंशंस में हमें बाकी जगह भी हेल्प मिलेगी। तो डायमेंशन चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए और उसमें भी स्पेशली जो यूनिट कन्वर्जन वगैरह जो होता है वो आपका तैयार हो। एरर्स में बेटा उसका भी ये क्वेश्चन आप देखो तो इन जनरल आता ही है। तो एरर्स में मल्टीप्लाई, डिवाइड, जैसे अगर उसमें क्वेश्चन आपसे कह देगा कोई सिंपल पेंडुलम है, उसके लेंथ में हमने इतने % का चेंज किया, तो बताओ ग्रेविटी जो जी है उसमें कितने % का चेंज करें कि टाइम पीरियड में इतने % का चेंज आ जाए, एंड सो ऑन। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं एरर्स पे, वो इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक आसान टॉपिक है, तैयार किया जा सकता है आसानी से अगर थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते और इवन ये देखा गया है कि एरर्स पर तो IIT एडवांस तक ने क्वेश्चंस पूछे हैं। एक आसान सा कंसेप्ट है, उसको अच्छे से तैयार करो। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है फिज़िक्स का जिस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस कम आते हैं। अगर हम जेई की बात करें, मैथ सेगमेंट में चूँकि वो फिज़िक्स और मैथ्स दोनों का पार्ट बन जाता है तो क्वेश्चंस कम उस पर आते हैं, लेकिन तब भी उसमें जो इधर भी जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, जैसे वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉमन यूज़ होता है कि हमारे पास एक डॉट, हमें किसी क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट पता है, हम उससे एंगल फाइंड करें और हम क्रॉस प्रोडक्ट पर लेके जाएं, एंड सो ऑन। तो जहाँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्ट यूज़ होता है, या कह लें इन दोनों को मिला के यूज़ होता है, वो पॉइंट हमारे लिए, या वो कंसेप्ट, वो चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का एक साथ यूज़ हो रहा है। अदरवाइज़ वेक्टर एक ऐसी यूनिट है फिज़िक्स की जिस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस कम आते हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चन है, या कह लें उस कंसेप्ट का इस्तेमाल हमें ज़्यादा क्वेश्चन से मिलता है मैग्नेटिज्म में या फिज़िक्स के ऑलमोस्ट हर पार्ट में। ठीक है, तो वेक्टर्स को इसलिए तैयार करना है और उसमें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको तैयार कर लो। लीनियर मोशन, फिज़िक्स इन जनरल वेक्टर के बाद से स्टार्ट हो जाती है। लीनियर मोशन एक बड़ा चैप्टर है और कई लोगों को ये बड़ा टफ चैप्टर भी लगता है। बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स की जिस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं या जिन पर एग्जामिनर का ध्यान ज़्यादा जाता है। एक बात हम लोग और अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें
जो भी चीज़ हमें टफ़ लग रही है, अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर का कोई टॉपिक है वो हमें टफ़ लग रहा है, तो एग्ज़ामिनर भी जानता है कि वो टॉपिक बच्चे को टफ़ लगता है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई टॉपिक आपको टफ़ लग रहा है तो इसका मतलब आपको उस टॉपिक को और अच्छे से तैयार करना चाहिए। लीनियर मोशन एक वास्ट टॉपिक है, हमें उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर कहें तो जैसे ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वहाँ से तुमसे डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, या तुम्हें ग्राफ दे करके तब ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि ये जो मोशन है ये किस तरह का है, ये मोशन किस तरह का है, वो उसका कोई एक ग्राफ में दूसरे का, एक ग्राफ का दूसरे में कन्वर्जन मांग लें, या तुम्हें मोशन दे के ग्राफ बनाने को बोला जाए, ग्राफ दे के मोशन पहचानने को बोला जाए, तो हमारे पास ऑप्शन रख दिए जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन है, लीनियर मोशन है एंड सो ऑन। कई तरह से उसमें ऑप्शन को क्रिएट किया जा सकता है। एक बात और समझो, ग्राफ फिज़िक्स में ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे 12th के चैप्टर्स हों, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो, वो चाहे मैग्नेटिज्म में हो, वो चाहे मॉडर्न फिज़िक्स में हो, करंट वोल्टेज का ग्राफ एंड सो ऑन, ग्राफ ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है और ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्राफ पर आपका जो बेसिक कंसेप्ट है स्लोप का, एरिया का, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ग्राफ का एरिया निकालने का जो कंसेप्ट होता है वो वर्क और एनर्जी वगैरह में, या वर्क निकालने के लिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल हो जाता है। फिलहाल लीनियर मोशन में आप लोग क्या करो, लीनियर मोशन में एक तो ये जो ग्राफ वाला पोर्शन बताया मैंने वो आप लोग अच्छे से कवर करो, क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। दूसरा जो बॉल थ्रोन अप वाला कंसेप्ट होता है कि बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका, हमने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है और उसी समय हमने एक दूसरी बॉल को ड्रॉप किया है, कहाँ टकराएंगे, इन दोनों के आप ग्राफ बताइए। या जब ये जैसे यही कंसेप्ट जब कोलिजन में चला जाता है तब वहाँ क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि दोनों टकराए और दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, पार्शियल कोलिजन हुआ, बताइए ये बॉल जा कर के कहाँ पे गिरेगी एंड सो ऑन। तो लीनियर मोशन में वैसे मैं आपको ये भी रिपीट करूँगा कि ओवरऑल अगर आप पूरे पे कमांड करते हैं ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कहीं हमसे मान लो हमें टाइम कम है, हम रिवीजन करना चाहते हैं, तो हम इन यूनिट्स पर, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें, ये अपना मतलब है। ठीक है, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो बाकी जो लीनियर मोशन के कंसेप्ट्स हैं, ट्रेन है, ट्रेन्स कब पास कर रही हैं, या उसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कोई बाइक की रेस लगी है एंड सो ऑन, बहुत वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेन ने एक पास से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, कांस्टेंट वेलोसिटी लिया, फिर रिड्यूस करके वो अगले स्टेशन पे रुक गई, तो बताइए पूरा एरिया क्या है, पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस एंड सो ऑन, बहुत वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसमें आप क्या काम करो, आप जो बॉल वर्टिकल जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से तैयार करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन इन ए प्लेन। इस पर अगर आप देखोगे तो इधर बीच जैसे जो इसको और मोमेंटम को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बॉल को फेंका हाईएस्ट पॉइंट पर, वो कुछ टुकड़े में टूट गई, एक बहुत टुकड़ा यहाँ गिरा, बताओ दूसरा टुकड़ा कहाँ गिरेगा। तो हमें ये आना चाहिए कि मोमेंटम का जो कोलिजन का जो कंसेप्ट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इधर बीच क्वेश्चंस आए हैं वो इन जनरल किसी और कंसेप्ट को साथ में जोड़ करके आए हैं। मतलब उसमें ये हुआ है कि जैसे किसी बॉल को थ्रो किया गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उस बॉल पे चार्ज भी था, तो बताइए उसकी हाइट, रेंज एट्सेट्रा क्या है। ट्रेजेक्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, या जैसे पावर टाइम का ग्राफ पूछ लिया जाए हमसे, फोर्स जो लग रही है उसको अगर हमें ये कह दिया जाए कि हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं, यानी इन पर्टिकुलर अगर हम आपसे कहें तो वो पॉइंट, वो टॉपिक्स जिस पर कि बच्चे जिससे बचने की कोशिश करते हैं या जो बच्चों को टफ लगता है, आपको उसी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं पॉइंट्स पर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। अगेन ग्राफ पूरी फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ग्राफ को आप लोग तैयार करो, वो पूरी फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर यूनिट में इम्पॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इसमें अगेन हर चैप्टर में, हर जितने चैप्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इन सभी में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। हम लोग उन टॉपिक्स पर फोकस कर रहे हैं
जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे जो रिवर बोट वाले कंसेप्ट्स हैं, उनमें भी वो आपको जैसे किसी कॉमन पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे पहुंचना है, यानी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और जो शॉर्टेस्ट टाइम वाला कंसेप्ट है वो तो इन जनरल स्टूडेंट्स वो तैयार किए रहते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होता है कि हमें सपोज 30 डिग्री अपस्ट्रीम पहुंचना है, हमें 60 डिग्री अपस्ट्रीम पहुंचना है, अब बताइए कितनी वेलोसिटी से मूव करे, कितने एंगल से मूव करे, ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी में। रेन अम्ब्रेला कंसेप्ट, रेन अम्ब्रेला कंसेप्ट एक बहुत आसान कंसेप्ट है, वो बहुत आसान कंसेप्ट है। इधर बीच एग्जामिनर्स ने उसको रोटेशनल मोशन के साथ में रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि एक आदमी चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन है, रेन फॉल कर रही है, बताइए उसकी जो पानी बूंदें हैं वर्टिकल गिर रही हैं, वो अपने छाते को कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराए। अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे रोटेशनल मोशन का भी कंसेप्ट आ गया, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से वो उसको रोटेट कराए ताकि पानी की बूंदों से वो बच सके। तो रोटेशनल मोशन पे आगे हम लोग पहुँचेंगे अभी जब उसके टॉपिक्स की बात करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में एक जो रेन अम्ब्रेला वाला कंसेप्ट है ये आप तैयार करो अच्छे से, और जो रिवर बोट वाला जो कंसेप्ट होता है कि बोट को कितने एंगल पर हम मूव कराएं, पर्टिकुलरली उसमें अगर हमें किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है जो ना तो शॉर्टेस्ट टाइम से रिलेटेड है ना शॉर्टेस्ट पाथ से रिलेटेड है, वो जो कंसेप्ट है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगेन रिवर में ही या एयरप्लेन्स में भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि दो एयरप्लेन्स हैं, दो पानी के जहाज़ हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक चल रहा है ईस्ट की तरफ, दूसरा चल रहा है नॉर्थ की तरफ, दोनों के बीच का पहले का गैप पता है। अब आप बताइए इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने का होगा, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही बोला जाता है, वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पॉइंट्स को उठाओ, इन पॉइंट्स को फ्रेम करो। नेक्स्ट हम उठाते हैं इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और एक ऐसा चैप्टर है जो इन जनरल बच्चों का तैयार होता है, क्योंकि इसमें आप विजुलाइज कर पाते हो, आप ये देख पाते हो कि फोर्स कहाँ लग रही है, पुलिस एंड सो ऑन। तो अगेन ये एक ऐसा चैप्टर आ गया जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो या ना हो, लेकिन अगर आपका न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, किसी भी रीज़न से वीक है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में, आपको मैग्नेटिज्म में, जहाँ भी फोर्स इन्वॉल्व होगी वहाँ आपको दिक्कत होती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम का मेन कंसेप्ट आता है, पुलिस का कंसेप्ट, स्ट्रिंग का कंसेप्ट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत रेयर चांस हैं कि एग्जामिनर हमसे फ्रिक्शन पर डायरेक्ट क्वेश्चन कहे कि एक ब्लॉक रखा है, दूसरा ब्लॉक लटका है, आप बताओ पुली पे कितनी फोर्स लग रही है, आप बताओ एक्सीलरेशन कितना है, बहुत रेयर चांस है। वो क्या करेंगे, वो फ्रिक्शन को इसके साथ में जोड़ के क्वेश्चन बनाएंगे। यस, ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन पर आपको मासेस को दे दिया, कहा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ, मैक्सिमम मास हम कितने का लटका सकते हैं आप ये बताओ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया जाए, एक इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ रखा है, इस पर हमने फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितने का होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे मास कितने का हम लटका सकते हैं, मैक्सिमम कितने का, वेरी सो मच वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल। इसी को एग्जामिनर को अगर और ट्रिकी बनाना होगा तो मोमेंटम को अगेन जोड़ देगा उसके साथ में कि एक बॉल ने जाकर के हिट किया, बताइए कितने का जर्क है, कितने का इम्पल्स है, इसकी बात हम लोग मोमेंटम पे कर लेंगे अभी। तो फिलहाल न्यूटन्स लॉ वाले में, न्यूटन्स लॉ पर आप फ्रिक्शन को जोड़ करके जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उस पर तैयारी करो। नंबर 1 कंस्ट्रेंट वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं कि पुली पर से धागा गुजरा, उसका एक सिरा फिक्स है, फिर 2 पुली हो सकती हैं, 3 पुली, जेईई मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन जा सकते हैं। नीट की अगर बात करें तो उसमें ये हो सकता है कि पुली का एक गुजरने वाले धागे का एक सिरा फिक्स हो गया और दूसरे सिरे पर कोई ब्लॉक है, रिलेटिव मोशन पूछा जा सकता है कि आप बताइए 2 ब्लॉक्स के बीच का रिलेटिव मोशन कितने का है, या आपसे पुली पर फोर्स मांगी जा सकती है एंड सो ऑन। यानी कंस्ट्रेंट वाला जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट का जो कंसेप्ट है वो जेईई मेंस वाले मल्टीपल पुलिस पर कमांड करें, और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो जो एटलीस्ट पुली का जो एक सिरा, धागे का एक सिरा जो फिक्स हो जाता है, उस कंसेप्ट को तो ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। यानी न्यूटन्स लॉ का एलिमेंट्री कंसेप्ट। कंपटीशन के लिहाज से कहा जाए तो जो फ्रिक्शन के साथ मिलकर उसके क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। सर्कुलर मोशन,
एक ऐसा चैप्टर जो रोटेशनल मोशन से काफ़ी रिलेटेड है। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी है। कंपटीशन के लिहाज से ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म, आप अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पता आपको, तो नॉन यूनिफॉर्म में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन कंपटीशन के लिहाज से अगर कहा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, स्पेशली वो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होते हैं। किसी पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, आपसे रेडियल टेंजेंशियल के नेट एक्सेलरेशन का रेडियल टेंजेंशियल के साथ में एक्सेलरेशन मांगा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमने कोई हेमिस्फेयर है, उस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, हम इसको मूव करा रहे हैं कि कब तक ये मूव कर सकता है, कब तक इनके बीच का रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। अगर ये यहाँ से स्लिप करते हुए गिर रहा है तो ये कहाँ जाके गिरेगा, बीच का गैप कितने का होगा जब ये ज़मीन पर जाके गिरेगा, एंड सो ऑन। यानी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चंस इधर बीच आने की जो टेंडेंसी दिख रही है, जो एग्जामिनर्स का एक पैटर्न दिख रहा है, कंपैरेटिवली वो कम है। जो ज़्यादा संभावना दिख रही है वो क्वेश्चंस के नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आने की ही है। क्योंकि बेटा हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सीट्स उस रेशो में नहीं बढ़ रही जिस रेशो में स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनर्स के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, वो पेपर को ट्रिकी, टफ, लेंथी, कंसेप्चुअल ये सब बनाएंगे। तो उनके पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें अपने आप को जो तैयार करना है वो कैसा भी पेपर आए उसके लिए अपने को तैयार करना है। अगर पेपर इजी आ रहा है तो मेरिट हाई जाएगी, पेपर अगर टफ आ रहा है तो मेरिट नीचे जाएगी, लेकिन परफॉर्म वही कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चंस पर है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में आप नॉन यूनिफॉर्म पर कमांड करो। वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी अगेन एक ऐसा चैप्टर जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भले ना आए, लेकिन एक ऐसा चैप्टर जिसकी ज़रूरत आपको फिज़िक्स के ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स में पड़ जाती है, ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स में। इवन ऑप्टिक्स में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग से किसी मिरर को लटकाया है, हम उस पर लाइट बीम डाल रहे हैं, वो ऊपर गया, फिर वो जब नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन, वहाँ भी आपको यूज़ करना पड़ता है। वर्क पावर एनर्जी में इस चैप्टर में आप जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, जहाँ वो इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि हमारे पास कोई वेरिएबल नेचर की फोर्स है और हमें उसका वर्क डन निकालना हो। वर्क का जो ग्राफ वाला कंसेप्ट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाला, वो, और उसमें भी ये ध्यान देते हुए कि फोर्स एग्जामिनर हमें एक्स या वाई किस एक्सिस पर दे रहा है, उस जो फोर्स एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर, कहाँ पे हमें एरिया जो लेना है वो कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है। वर्क पावर एनर्जी में जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है एंड वर्क एनर्जी थ्योरम है, इनका जो यूज़ है, इनका जो यूज़ करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग भी लगा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रही है, इवन एग्जामिनर उसमें फ्रिक्शन भी डाल सकता है क्वेश्चन को, कंसेप्ट को और ज़्यादा टिपिकल बनाने के लिए और ज़्यादा टफ बनाने के लिए। तो इसमें आप क्या काम करो, इसमें स्पेशली एक तो जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला कंसेप्ट है, टॉपिक है, उसको आप ध्यान दो थोड़ा। इसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में और मैग्नेटिज्म में भी वहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो इधर इस वर्क पावर एनर्जी में एक तो इस टॉपिक पे ध्यान दो। दूसरा, जो इम्पल्स निकाला जाता है, जो फोर्स टाइम ग्राफ्स बनते हैं, बेटा हम फिर रिपीट करेंगे कि जो ग्राफ वाला कंसेप्ट है वो पूरी फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरी फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर, अगर आप एग्जामिनर के व्यू पॉइंट को देखो, अगर आप एग्जामिनर के सोच को समझने का प्रयास करो, तो वो उन्हीं पॉइंट्स को उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ की स्टूडेंट्स का ध्यान कम जाता है। यानी वो जो भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कहाँ वैलिड हैं, कहाँ वैलिड नहीं हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, क्या वो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव सारी फोर्सेस लग रही हो तो भी एप्लीकेबल है या नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वो किस कंडीशन में होल्ड करता है।
यानी जो भी फॉर्मूले हैं, कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैट्स कूलम्स लॉ है, वो किस कंडीशन में होल्ड करता है, किस कंडीशन में नहीं। क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कंपटीशन में, आप देखो परसेंटेज वेरी कर सकता है, 10-15% क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल होते ही हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं इस लिहाज से कि उनमें कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम सीधे आंसर को टिक कर सकते हैं, उससे हमारा टाइम भी बचता है और जो नेगेटिव मार्किंग होने का डर होता है वो कम हो जाता है। तो कोई भी फार्मूला है या कंसेप्ट है, उसकी जो लिमिटेशन है, कूलम्स लॉ कब वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, अब जो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह से जो भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा जाता है। स्टूडेंट्स इन जनरल वो फार्मूला तो जानते हैं, वो थ्योरम तो जानते हैं, वो स्टेटमेंट तो जानते हैं, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो कहाँ उसका वैलिडेशन कंप्लीट हो रहा है, वो कहाँ वैलिड है और कहाँ पे वैलिड नहीं है। तो ये एक चीज़ का ध्यान देना है। ये बात मैंने पूरी फिजिक्स के रेफरेंस में कही आपसे। जितने भी फार्मूले हैं उनको याद करिए आप लोग, उनमें जहाँ जहाँ उनका लिमिटेशन आता है उसको ध्यान दीजिए, कहाँ पे वो वैलिड हैं, कहाँ पे वो वैलिड नहीं है, किस कंडीशन में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या वो हर तरह की फोर्सेस के लिए वैलिड है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हर तरह की फोर्स लग रही हो तो वैलिड है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इम्पल्स वाला जो क्वेश्चन बनता है जिसमें फोर्स का टाइम के साथ में रिलेशन दे दिया, अब टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ग्राफ अचानक चेंज कर रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जहाँ वो जर्क है उस पर आपसे इम्पल्स मांगा जा सकता है, आपसे इम्पल्सिव फोर्स मांगी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इनमें आपको उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको निकालना है कि इम्पल्स क्या है, इम्पल्सिव फोर्स क्या है, इस पर आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, कोलिजन। इस पर भी देखा जाए तो इधर बीच क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम पूछे गए हैं कोलिजन पे। कोलिजन में आपको पर्टिकुलरली, क्योंकि इसका भी यूज़ इधर बीच जो आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो इसका भी जो यूज़ हो रहा है वो बाकी चैप्टर्स के साथ मिल करके हो रहा है। यानी एग्जामिनर कर ये रहे हैं कि इसका कंसेप्ट उठा रहे हैं लेकिन प्रोजेक्टाइल के साथ जोड़ दे रहे हैं, रोटेशनल के साथ जोड़ दे रहे हैं, एसएम के साथ जोड़ दे रहे हैं, एंड सो ऑन। कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन का ये कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होता है कि अगर इक्वल मासेस हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज एंड सो ऑन। अब उसमें जो फार्मूला आता है V1 V2 वाला, अगर दो बॉल्स मूव कर रही हो उनके बीच का कोलिजन इलास्टिक नेचर का है लेकिन मासेस सेम नहीं है, तो वही जो रिलेशन आती है V1 और V2 की, वो फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इधर बीच पूछे गए हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इस लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है कि बुलेट जाकर के उसके अंदर धंस गई या बुलेट उसको चीरते हुए बाहर निकल गई, एंड सो इस तरह के जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं ये इन इलास्टिक कोलिजन का जो एलिमेंट्री कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? अगर कोलिजन चैप्टर की बात की जाए तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? एक तो इलास्टिक कोलिजन में अनइक्वल मासेस। एग्जामिनर हमसे ये कह दे कि एक पाइप है, उसमें दो मासेस रखे गए हैं, उनका कुछ मोशन दे दिया गया, सपोज अलग अलग डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में एक पाइप के अंदर रखे गए हैं। अब उनके बीच में कोलिजन हुआ और उसका हमें रेस्टिट्यूशन दे दिया जाए और फिर पूछा जाए थर्ड कोलिजन और फोर्थ कोलिजन के बीच का आप टाइम गैप बताइए, जो जेई ने पूछा था, जो IIT ने। तो ये यानी इलास्टिक कोलिजन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अनइक्वल मासेस। और इन इलास्टिक कोलिजन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप जानिए, रेस्टिट्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर हम लोग कोलिजन चैप्टर में बात करें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें क्या आ जाएगा, उसमें वो रेस्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे फार्मूला वहाँ बैठाया जाएगा, वहाँ पे हम मोमेंटम के कंजर्वेशन वाले फार्मूले को कैसे बैठाएंगे। तो रेस्टिट्यूशन वाले जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से तैयार करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चैप्टर इन जनरल स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें लोग विजुलाइज नहीं कर पाते कि मोशन हो कैसे रहा है, गया फिर आ गया, गया फिर आ गया, तो उसको विजुलाइज ही नहीं कर पाते। तो इसकी बेसिक इक्वेशंस
आप ये समझ लो स्टूडेंट्स कि अगर आपको एसएचएम में जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो लिखना अगर आ गया, बेसिक इक्वेशन से मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन विद टाइम, अगर वो रिलेशन आपको लिखना आ गया तो आप जो एसएचएम का एलिमेंट्री कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया। कि फिज़िक्स में अगर आपका एलिमेंट्री कंसेप्ट क्लियर है तो आपको जो टफ़ कंसेप्ट जिसको आप लोग कहते हो कि वो टफ़ कंसेप्ट है, वो टफ़ इसीलिए है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्री कंसेप्ट है वो थोड़ा सा शैटर्ड है, वो थोड़ा सा वीक है। तो वो आप तैयार करो, जो इक्वेशंस हैं उनको तैयार करो। इसके बाद में जो सिंपल पेंडुलम है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसमें भी अगर इन दोनों में देखा जाए तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कि हमने किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लिया है, हमने उसको लिफ्ट में रखा, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, अचानक रुक गई, अब आप एम्पलीट्यूड बताइए, टाइम पीरियड बताइए, फेज़ बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस। या हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, हम उसको किसी विस्कस मीडियम में, नॉन विस्कस मीडियम में मूव करा रहे हैं, तो आप बताइए उसका टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा एंड सो ऑन। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर आपने एक बार अच्छे से तैयार कर लिया है तो उसका बेनिफिट आपको वेव्स में मिलता है, आपको वेव ऑप्टिक्स में मिलता है, आपको अल्टरनेटिंग करंट में मिलता है। यानी ये जो कंसेप्ट्स हैं सारे जुड़े हुए हैं। फिजिक्स एक इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है। अगर आपका कंसेप्ट एक जगह पे ठीक है तो उसका आपको दूसरी जगह पर उसका बेनिफिट मिलता है। और ये सारे स्कोरिंग चैप्टर है। एसी क्वेश्चन आता ही है, वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन आना ही आना है उससे, वेव मोशन इसके बाद हम लोग उसी की बात करेंगे, अभी क्वेश्चन आते ही हैं। तो अभी अपने पास टाइम है। आज जो ये वीडियो हम लोग शेयर कर रहे हैं ये है 18 अगस्त, और अगर हम नीट की बात करते हैं तो 13 अगस्त को है। जेई मेंस वालों का और जल्दी है, उनका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में है, तो नीट का 13 सितंबर, तो अभी टाइम है। तो अगर हम लोग अपनी प्लानिंग को थोड़ा शार्प कर लें, थोड़ा टू द पॉइंट कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एसएचएम में क्या करना है, हम जो सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसको तैयार करें। एक वैरायटी के क्वेश्चन उसमें देखा होगा तुम लोगों ने कि कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताइए, या बताइए कितनी देर के बाद ये दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक a/3 से मूव कर रहा है, दूसरा a/4 से मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, बताइए सेकेंड टाइम कब मिलेंगे। ये जो वैरायटी क्वेश्चन की है, एग्जामिनर इस वैरायटी को उठा सकते हैं, उस पर उनका ध्यान जा सकता है। जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वाला कंसेप्ट है, ले दे करके उसमें एक फार्मूला है, और अगर डैम्प्ड से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखो, आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। आसान क्वेश्चन छूटने का मतलब हुआ कि फिर तो हम अपने आप को बिल्कुल ही मेरिट में नीचे धकेल देंगे। बिल्कुल नहीं, आसान क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। इसकी गिनती आसान में ही होगी अगर ये क्वेश्चन आ गया डैम्पिंग पर। डैम्पिंग में ले दे के एक फार्मूला है, उसको तैयार करो। फिजिकल पेंडुलम पे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसको देखो। बेटा जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं आपको, उसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं वो आपको बेसिक तो जानना ही है। हम लोग अभी फ़िलहाल डिस्कस ये कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन चैप्टर्स में। ऑब्वियसली ये सब अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सब में बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अब उस उतने को हम लोग नहीं उतना डीप में जा रहे, अभी हम लोग डीप में जा रहे हैं सिर्फ इसके कि कौन से टॉपिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एसएचएम। इसी से रिलेटेड चैप्टर है वेव मोशन, जो कि दो टुकड़े में टूटता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। वेव मोशन में अगर आपका एसएचएम का एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो वेव मोशन में बहुत दिक्कत नहीं होती। वेव मोशन में आप क्या करो कि जो स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, कोई वेव मूव कर रही है तो कोई जो स्ट्रिंग वाले कंसेप्ट होते हैं कि स्ट्रिंग को हमने जो मास लटका था उसको कैसे लिक्विड में डुबा दिया, तो अब वेलोसिटी बताइए, या मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे करके एक ही वेलोसिटी दूसरे से कंपेयर करने को बोली जाएगी। तो जो स्ट्रिंग में वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको तैयार करो। सोनोमीटर वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग वेव तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप अच्छे से तैयार करो, स्टैंडिंग वेव वाले कंसेप्ट को। क्योंकि स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट अगर आपका इधर क्लियर रहा तो वो आपको साउंड वेव में भी उसकी हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव
वो तैयार होना चाहिए। उसका एप्लीकेशन देखा जाए तो सोनोमीटर वायर में। दोनों बातें मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि सोनोमीटर वायर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो वायर है वो 4 लूप में 3 लूप में ऑक्सीलेट कर रही है, तो आप बताइए कि किसी एक पॉइंट को दे दिया जाएगा, रेफरेंस पॉइंट दे दिया जाएगा, वहाँ से कितनी दूरी पर फर्स्ट टाइम एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम का 1/3 है, 1/4 है, एंड सो ऑन। तो अगर आपका स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सोनोमीटर वायर वाले कंसेप्ट को आप समझ सकते हो। साउंड वेव में जो अलग अलग मीडियम वाले जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वेव मोशन का ही पार्ट है वो। साउंड वेव में जो अलग अलग मीडियम कि ऑक्सीजन में वेलोसिटी इतनी है इतने टेम्परेचर पर, तो आप बताइए हीलियम में कितनी होगी इस टेम्परेचर पर साउंड वेव की वेलोसिटी। या जैसा भी जेई ने पूछा था, उसने मिक्सचर ऑफ गैसेस में पूछा। उसने ये कहा, जेई ने ये पूछा कि हमने कई गैसेस को मिला दिया है, अब आप बताइए उसमें साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी है। तो साउंड वेव में जो वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है वेव वेलोसिटी का, वो आप तैयार करो। बीट्स, ऑर्गन पाइप से रिलेटेड कंसेप्ट आ जाता है। बीट्स, ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट बहुत कॉमन है। अगर आपने सोनोमीटर वायर तैयार कर लिया है तो सोनोमीटर वायर दोनों एंड पर फिक्स है, तो बिल्कुल वो सिमिलर है ओपन ऑर्गन पाइप के। और अगर वायर का एक सिरा फ्री हो, दूसरा सिरा फिक्स हो, तो वो बिल्कुल सिमिलर हो जाता है क्लोज ऑर्गन पाइप के। तो अगर आपने उधर सोनोमीटर वायर को तैयार कर रखा है तो ये ऑर्गन पाइप में बहुत कुछ नया नहीं बचता। सिर्फ एक जो प्रेशर का वेरिएशन और जो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन, बस वही थोड़ा अलग हो जाता है, अदरवाइज सेम। तो बीट्स, जो बीट फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको तैयार करो, वो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड अगेन इसी का एक्सटेंशन डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट यूनिट, वो देखा जाए तो जेई के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल ही वो उस पर एक क्वेश्चन पूछता है, जेई मेंस इवन एडवांस। तो उस पर जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मिल करके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो उसको और टफ बना देते हैं। तो कुछ नहीं है, अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी तैयार किया हुआ है, इधर हमारा डॉपलर इफेक्ट का जो एलिमेंट्री कंसेप्ट है, उसमें एक कार चल रही है, सामने से कोई दूसरी कार आ रही है, तो टकरा करके जो ये क्या फ्रीक्वेंसी सुनेगा, पहले इसको सोर्स की तरह लो, फिर जो टकरा के फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको फ्रीक्वेंसी मानो, एमिटेड फ्रीक्वेंसी मानो, और फिर इसको ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करो, यानी जो पहले सोर्स था अब वो ऑब्जर्वर हो गया, उसमें विंड का इफेक्ट। तो आप लोग डॉपलर इफेक्ट को तैयार करो। एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत स्कोरिंग हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैट्स से सिमिलैरिटी के कारण बहुत इजी हो जाता है, ग्रेविटेशन। चूँकि ये इलेक्ट्रोस्टैट्स से इसकी सिमिलैरिटी है तो काफ़ी सारे कंसेप्ट तो दोनों के कॉमन हो जाते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों कंसिडर करना पड़ता है, और यहाँ तो ले दे करके अट्रैक्शन। तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ में कॉमन हो जाते हैं। ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस आप देखो तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल हर एग्ज़ाम पूछता ही रहा है, तो आसान यूनिट है, क्वेश्चन आएगा, छूटना नहीं चाहिए। इसमें भी अगर देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन कि वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, हमने कोई स्फीयर लिया, हमने उसमें कोई शेल काट दिया, हमने उसमें कैविटी बना दिया, तो बताइए फील्ड कितना है, पोटेंशियल कितना है। ये जो वैरायटी इलेक्ट्रोस्टैट से बनती है वो यहाँ भी बनती है। एक वैरायटी एक्स्ट्रा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट अपना क्लियर किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो फिर ये चीज़ तो ग्रेविटेशन में भी आपके काम आ जानी है। हाँ, उसमें जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, उसको आप अच्छे से तैयार करो। और उसमें भी ख़ास तौर से जो वैसे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई स्फेयर है या अर्थ है, हम अर्थ के RE/3 से किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी सैटेलाइट को, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो बताइए हम उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी दें। उसमें जो एनर्जी वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि हम इतने हाइट से इस हाइट पर लाना चाहते हैं, तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एनर्जी हमें रिलीज मिलेगी, हमें कितनी वेलोसिटी का चेंज करना होगा, हमें कितनी % वेलोसिटी का चेंज करना होगा। हम अर्थ के सेंटर से RE/3 पर फेंक रहे हैं, हमें उसको एस्केप वेलोसिटी देनी है, कितना देना चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो ग्रेविटेशन में थोड़े से अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, अदरवाइज़ काफ़ी कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ में कॉमन है।
रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर जो इन जनरल स्टूडेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, टफ है। अगर जेई एडवांस के लेवल पे देखा जाए तो उस पर बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस फ्रेम कर लेता है जेई एडवांस। तो हम उतने डेप्थ में अगर नहीं भी जाते हैं तो रोटेशनल मोशन में एटलीस्ट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। अगर कोई रॉड है, हमने उसको टेढ़ा कर दिया, हमने उसको इंक्लाइंड कर दिया, अगर हम एक रिंग को कुछ पोर्शन को काट दें, हम उसको डिस्क पर लगा दें, डिस्क में से कुछ पोर्शन को काट दें एंड सो ऑन, तो हमें एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। ये एटलीस्ट हमको आना चाहिए। इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो शुरुआत वाला जो पोर्शन है, जो शुरुआत वाला पोर्शन है वो तो बिल्कुल लीनियर मोशन के जैसा है जो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है। बस वहाँ पे v = u + at है, तो यहाँ वो टर्म ओमेगा के टर्म्स में आ जाता है, वहाँ यहाँ वो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में आ जाता है। तो काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलरिटी आ जाती है। तो वो पोर्शन काफ़ी हद तक कॉमन हो गया। किस पर फोकस करो आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे जैसे निकाला जा रहा है, रॉड का, रिंग का एंड सो ऑन, कोई पोर्शन काटा गया एट्सेट्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को अच्छे से तैयार करो। रोलिंग मोशन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रोटेशनल मोशन चैप्टर के हिसाब से कहें तो सबसे ज़्यादा है। रोलिंग मोशन, कंबाइंड मोशन, उसमें रोलिंग मोशन कब स्टार्ट हो रहा है, रोलिंग मोशन स्टार्ट होने में कितना समय लगा, सेंटर ऑफ मास की उसमें वेलोसिटी कितनी थी, हमें किसी रिंग को, हमें किसी डिस्क को दे दिया गया, एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है, तो जब ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो सेंटर की वेलोसिटी कितना है, बीच में किसी पॉइंट की वेलोसिटी कितना है, पेरीफेरी पे कितना है एंड सो ऑन। या जो वो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि हमने किसी इंक्लाइंड प्लेन से उसको स्लाइड करा दिया, वो ऐसे रोल करता हुआ नीचे आया, तो आप बताइए कौन पहले आएगा, कौन देर से आएगा, किसकी वेलोसिटी कितनी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, किसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा एंड सो ऑन। तो ये जो वैरायटी है इसको आप लोग रोटेशनल मोशन में एटलीस्ट इतने को कवर करके रखो। एक पूरी यूनिट ही है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मल फिजिक्स की। ये यूनिट इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसके कई कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के साथ में कॉमन हो जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि क्वेश्चंस फिज़िक्स में भी आए उस टॉपिक पर, केमिस्ट्री में भी आ गए। जैसे मॉडर्न फिज़िक्स है, बोर्स मॉडल, तो अब रेडियो एक्टिविटी, तो क्वेश्चन कई बार ऐसा हुआ कि वो फिज़िक्स में भी आए और वो केमिस्ट्री में भी आए। तो ये चीज़ इस टॉपिक को या इस यूनिट को एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट बना देती है। इसमें नंबर 1 जो एक्सपेंशन होता है वो तो फॉर्मूले हमें आना ही चाहिए, बेसिक फार्मूला तो आना ही चाहिए, वॉल्यूम का, एरिया का, लीनियर का। थर्मल स्ट्रेस ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको तैयार करो। कैलोरीमेट्री में वो जो कंसेप्ट आता है कि हमने बर्फ़ लिया, भाप लिया, पानी लिया, मिलाया, कॉमन टेम्परेचर एंड सो ऑन, बहुत इजी होता है। वो एनर्जी का ही कंसेप्ट होता है, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट ले दे करके इन्हीं दोनों को आपको एडजस्ट करना रहता है। कैलोरीमेट्री वो अगर वहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन के उठने की संभावना सबसे ज़्यादा है जहाँ हमने मिक्सचर लिया हुआ है। इधर भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंडक्शन और रेडिएशन को मिला के, कि एक रॉड है उसके एंड को ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करो, यहाँ टेम्परेचर कुछ है, इधर टेम्परेचर कुछ है, रॉड का ये देखा गया कि टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में है, तो बताइए इसका एरिया कितना है, या बताइए इस रॉड की लंबाई कितनी है एंड सो ऑन। तो कंडक्शन और रेडिएशन को मिलाने वाले जो कंसेप्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, जहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट्स मिला के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी वाला जो कंसेप्ट है VRMS वाला, VRMS अगेन वो कंसेप्ट अगर तुम्हारा तैयार हो जाता है तो उसकी हेल्प, उसका बेनिफिट तुम्हें AC में भी मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट में भी मिलता है, कोई दोनों की वैरायटी कॉमन हो जाती है। तो जो VRMS वाला कंसेप्ट है वो फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में दोनों में कॉमन हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड सो ऑन। तो वो वाला पोर्शन, उससे क्वेश्चन उठने की संभावना ज़्यादा होती है। इस पूरे यूनिट में अगर कहा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क पर अलग से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। हाँ, वर्क का इस्तेमाल एग्जामिनर आपसे करा सकता है,
फर्स्ट लॉ के यूज़ में। तो फर्स्ट लॉ पर आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी का चेंज, वर्क, एनर्जी गिवन एंड सो ऑन, और इनका जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इनका आपसी जो रिलेशन होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इनमें कैसे एप्लीकेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये कहा जाए कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स या जो पूरा पोर्शन है कॉल्ड थर्मल फिजिक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की अब हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स यूज इंक्लूडिंग प्रोसेसेस एंड कन्वर्जन ऑफ एनी वन ग्राफ टू अनदर। साइक्लिक प्रोसेस दे दिया गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा, कोई ग्राफ्स हमारे पास हैं और उन्हें हमें कन्वर्ट करने को बोला जाए दूसरे ग्राफ में। हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर बनाना है, टेम्परेचर वॉल्यूम है, प्रेशर टेम्परेचर बनाना है। ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे पहले भी आते थे, ये क्वेश्चंस अब भी आते हैं और ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आते हैं। तो फर्स्ट लॉ एंड कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड लॉ पर कम क्वेश्चंस आए हैं, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, बेसिक फार्मूला आना चाहिए। बहुत वैरायटी के क्वेश्चन उसमें बनते नहीं हैं, क्योंकि ले दे करके वही एक फार्मूला आता है हीट इंजन का, उसने एनर्जी लिया, कुछ वर्क किया, बाकी एनर्जी सिंक को लौटा दिया। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वैरायटी उसमें फॉर्म होती नहीं है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दो टॉपिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें पास्कल्स लॉ वगैरह तो एक सिंपल टॉपिक है, वो आपने बेसिक क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है। पास्कल्स लॉ में उसका जो यूज़ है, कुछ पूछ लिया जाता है हाइड्रोलिक्स का यूज़ करके, कि पतली पाइप है, उसमें हमने फ्लूइड भरा हुआ है, इधर हम कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया लें कि हम किसी बड़ी गाड़ी को लिफ्ट कर सकें एंड सो ऑन, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। रीज़न कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ से रिलेट हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट ने बायंट फोर्स को पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो वो उसका कुछ हद तक तैयार रहता है। तो ये जो यूनिट आती है एनएलएम वाली, वो उसको ऑलमोस्ट कवर कर लेती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, तो जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है बर्नौलिस थ्योरम से। बर्नौलिस थ्योरम का इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के साथ में यूज़, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक बैरोमीटर लगाया गया है, उसमें बताइए कितनी ऊंचाई होगी, फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, या हमने पाइप को वर्टिकल कर दिया, हमने पाइप को इंक्लाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। यानी बर्नौलिस थ्योरम और जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, इनका जो यूज़ है कंबाइंड, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, ये फर्स्ट हो गया। नंबर 2, जो सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी वाला कंसेप्ट है, और जो कैपिलरी राइज या डिप, उसी का एक्सटेंशन आ जाता है, उसी के आगे वो कंसेप्ट भी आ जाता है। तो कैपिलरी राइज या डिप, और अलग अलग कंडीशन में इंक्लाइंड एट्सेट्रा, या एक पाइप है उसमें हमने एक सॉलिड पाइप डाल दी, तो बताइए कितना पानी उसमें जाएगा, या हमने 2 मेटेलिक शीट्स लिया रेक्टेंगुलर, इनके बीच में पानी कितना उठेगा एंड सो ऑन। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर कहा जाए तो बर्नौलिस थ्योरम और उसका इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के साथ में यूज़, और जो कैपिलरी एक्शन है, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, जो वो वाला कंसेप्ट है, उसका यूज़ आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया। इसको जो टॉपिक्स अभी बताए गए आपको, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तैयार करो आप अच्छे से, एक अच्छी रैंक से आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th के कुछ टॉपिक्स देखेंगे कि उनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, और 12th और 11th को मिला करके जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हम लोग उन पर्टिकुलर वेराइटीज़ की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब प्रिपरेशन में जुटो, सिक्योर ए एक्सीलेंट रैंक, मे बी 2 digit rank, मे बी 1 digit rank. All the best.